नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो के एक फ्रेश कमाल एपिसोड में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है हनी और चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप वीडियो देखकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फार्मर्स रिफॉर्म बिल 2020 के बारे में हम आज बात करेंगे। इस बिल में 3 बिल शामिल है। मुख्यतया ये तीनों बिल सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर कानून बना दिए हैं। आज हम जानेंगे कि वाकई में ये बिल विरोध करने लायक हैं भी या नहीं। चलिए हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं और पहले बिल के बारे में जानते हैं। पहला बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम को यदि हम सरल भाषा में समझे तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियां आलू, प्याज, टमाटर, खाने पीने की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका स्टोर कर सकती है और उन पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे प्याज की फसल या पैदावार आने पर मंडियों में किसान अपनी फसल को आसानी से बेच सकता है, लेकिन अब बाहर के व्यापारी सीधे किसान से फसल खरीदकर भंडारण कर लेंगे, जिससे होगा ये कि किसान को बहुत कम मूल्य में अपनी फसल बेचनी होगी और किसान को प्याज को बेचने पर 2 से 3 रुपए किलो का भाव मिल पाएगा। वहीं वो व्यापारी जो किसानों की फसल को औने पौने भाव में खरीदेगा वह उसे 80 से 100 रुपये प्रति किलो के भाव में बेचेगा भंडारण करके, और आवश्यक खाने की वस्तुओं का भंडारण कर लेगा और पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार से विनती है कि वो किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे, क्योंकि किसान ही पूरे देश का पेट भरता है, वही इस देश का पालनहार है, नीति निर्माता है। किसान की वजह से ही पूरे देश की जनसंख्या का पालन पोषण हो रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को सरकार ने 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया था। 15 सितंबर को सरकार ने लोकसभा एवं 22 सितंबर को राज्यसभा से पारित करवा लिया था, जबकि इसके बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून का रूप ले चुका है। अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करता है, जिससे भारत सरकार केवल युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं व असाधारण मूल्य वृद्धि के समय वस्तुओं की आपूर्ति व कीमतों को विनियमित कर सकती है। इस बिल की वजह से कोई भी व्यापारी अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन जैसी सामग्रियों को भंडारित एवं इकट्ठा कर सकता है। इसकी वजह से केवल व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को फायदा होगा एवं किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला। फल सब्जियों के संबंध में ज़रूर हम बोल सकते हैं कि इस बिल से फ़ायदा होगा। अब पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ेगी, जिससे किसान अपनी फल सब्जियों को खराब होने की समस्या से निजात दिला सकते हैं। लेकिन किसान की समस्याओं को देखते हुए यह बहुत छोटा फ़ायदा माना जाएगा। 1955 में सरकार ने कानून बनाकर भंडारण को गैर कानूनी घोषित किया था। 2020 में भंडारण का कानून सरकार क्यों लेकर आई है, यह बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि कोरोना महामारी के वक्त में सरकार को भंडारण करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके उलट सरकार भंडारण का नियम ही लेकर आ गई है। अब हम अपने दूसरे बिल पे बात करते हैं, जो इसमें सेकंड बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या समझौता कृषि। उसके बारे में बात करते हैं। मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह अधिनियम किसानों के लिए थोड़ा अच्छा जरूर है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस अधिनियम के बारे में समझे कि अब पार्लेजी, ब्रिटानिया, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको धान की आवश्यकता है, वे किसानों को पहले ही उसकी फसल का अच्छी रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, जिससे किसानों को गेहूं का बहुत अच्छा दाम मिलेगा। जैसे कि इस बात को ऐसे समझे कि मान लो गेहूं की बुआई के वक्त गेहूं का रेट 2500 रुपये क्विंटल है, और जब वह किसान गेहूं मंडी में गेहूं बेचने जाता है तब तक उसका रेट 1800 से 1900 रुपये क्विंटल हो जाता है। अब होगा ये कि किसान जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेगा और उसे अच्छे अच्छे दाम मिल पाएंगे। इससे किसान को 3000 से लेके 3500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के दाम मिल पाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसान का जीवन स्तर ऊंचा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे कंपनी वाले खुद धान लेने उसके घर आएंगे और किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कुछ भी गड़बड़ होने पर बिल में किसान को ही सर्वोच्च बताया गया है, इसलिए इससे किसान का फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है।
चलिए हम अपने अब तीसरे बिल पे आ जाते हैं, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल। इसके अंतर्गत एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की अहम भूमिका है। इस बिल के अंतर्गत किसानों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपनी फसल कहीं भी विक्रय कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो एपीएमसी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, मंडियां हैं जो बनाई गई थी हरित क्रांति के वक्त, उनको धक्का लगेगा और जो बिचौलिए आढ़तिए 2.5% कमीशन लेते थे, अब वो कमीशन भी नहीं ले पाएंगे और ना ही अनाज को इकट्ठा रख पाएंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान जो दिल्ली की सीमाओं को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को इन बिलों को वापस लेने या झुकाने पर मजबूर करने के लिए वहां डेरा डाले हुए हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा डर एमएसपी के बंद होने का है। इसमें किसानों को सबसे बड़ा डर यही है कि वो मंडियों में माल बेचने आएगा तो उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह वो प्राइस होता है जिसमें सरकार किसान को यह गारंटी देती है कि आपकी फसल को हम इतने रुपए में तो खरीदेंगे ही, मतलब कि मिनिमम प्राइस जो उस फसल का है, जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि हम गेहूं इतने रुपए में लेंगे, चावल इतने रुपए में लेंगे, बाजरा इतने रुपए में लेंगे, वो सरकार ने उनकी मिनिमम प्राइस निर्धारित कर रखी है कि किसान को यह सुविधा दे रखी है कि आप तो फसल बोइए, हम उस फसल को हम खरीदेंगे और ये मिनिमम प्राइस होगा। तो सरकार के लिए ये एमएसपी निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है और सरकार को किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी ही चाहिए। उदाहरण के लिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि गेहूं का एमएसपी 1975 रुपये है, मतलब किसान को हर बोरी पर 1975 रुपये तो मिलना ही मिलना है। अब किसानों में ये डर है कि मंडी बंद होने पर एमएसपी नहीं मिल पाएगा और लोग बाहर ही फसल को बेच देंगे, मंडियों में आएंगे ही नहीं, तो हमें एमएसपी कहाँ से प्राप्त होगा, यही उनकी सबसे बड़ी शंका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आप एमएसपी व एपीएमसी पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, नीचे बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, नीचे जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही रिसर्च लगती है, इसलिए मेरा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी से विनती है, मैं आगामी कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।